बात करें मुस्लिम लॉ की, so firstly Muslim law is the branch of civil law which regulates the family matters of Muslim. Who is a Muslim? सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि मुस्लिम आखिर होते कौन है। तो मुस्लिम इज अ पर्सन whose faith is Islam, जिसकी फेथ, जिसका विश्वास इस्लाम में है, उस व्यक्ति को मुस्लिम माना गया है। इस्लाम मीन्स सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड। इस्लाम का मतलब क्या होता है? विल ऑफ गॉड, यानी ईश्वर की इच्छा के अनुसार अपने आप को सबमिट कर देना, एक प्रकार से अपने आप को प्रदान कर देना, सौंपना। इन इस्लाम इट इज बिलीव दैट अल्लाह इज वन एंड मोहम्मद इज हिज मैसेंजर। मतलब इस्लाम में यह बिलीव किया जाता है, माना जाता है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद उनके मैसेंजर। ठीक है, इसके बाद आते हैं, thus it can be said that a person who believes in one God and the prophethood of Muhammad is Muslim। मतलब ऐसा व्यक्ति जो एक ईश्वर पे विश्वास करता है और मोहम्मद के प्रॉफिट होने पर यकीन रखता है, उसे मुस्लिम कहा जाता है। अब बात करते हैं मुस्लिम लॉ के अंतर्गत आने वाले शरीयत एक्ट के बारे में, द शरीयत एक्ट 1937। ओके, सो शरीयत एक्ट क्या है? So application of Muslim personal law is regulated by the Shariat Act 1937। यानी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ रेगुलेट किया जाता है शरीयत एक्ट 1937 के द्वारा। सेक्शन 2 of this act provides that in case both the parties are Muslim, the rule for decision shall be Muslim personal law in the case involves any of the following matters। मतलब कि सेक्शन 2 इस एक्ट का ये बात करता है कि अगर दोनों पार्टीज मुस्लिम हैं तो उस केस में मुस्लिम पर्सनल लॉ अप्लाई किया जाता है, अगर ये जो नीचे मैटर्स दिए हुए हैं ये सारे मैटर्स के बारे में बात हो रही हो। मैटर्स क्या क्या है? पहला है इंटरस्टेट सक्सेशन, डावर, स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ फीमेल्स, गार्जियनशिप, मैरिज, गिफ्ट, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, ट्रस्ट एंड ट्रस्ट प्रॉपर्टीज, मेंटेनेंस, वक्फ। तो ये सारे जो भी हमने देखे चीजें, इन सभी को रेगुलेट करने के लिए जो हमारा एक्ट है वो कौन सा है? शरीयत एक्ट 1937। इसके बाद आते हैं कंसेप्शन ऑफ मुस्लिम लॉ के बारे में। तो शरीयत का मतलब क्या होता है? शरीयत लिटरली मीन्स पाथ टू बी फॉलोड। शरीयत का मतलब है वो रास्ता जिसे फॉलो किया जाना चाहिए। लॉ इज कंसिडर्ड टू बी ऑफ डिवाइन ओरिजिन इज इन इस्लाम। लॉ का ओरिजिन जो माना जाता है इस्लाम में, उसे एक डिवाइन ओरिजिन माना जाता है। मतलब जो लॉ की उत्पत्ति हुई है वो अभी हम आगे देखेंगे जब हम सोर्सेस ऑफ लॉ पढ़ेंगे कि कुरान को माना गया है और वो सारी चीजें जो कि डिवाइन मानी गई है मुस्लिम लॉ में। इट इज द डायरेक्शन ऑफ गॉड। मतलब कि मुस्लिम लॉ क्या है? डायरेक्शन ऑफ गॉड है, ईश्वर का दिया हुआ निर्देश है फॉर रेगुलेटिंग ऑल ह्यूमन कंडक्ट। ह्यूमन के कंडक्ट को, इंसान की जो भी गतिविधियां हैं उनको रेगुलेट करने के लिए, ठीक है, उसको बोला गया है लॉ। दीज डायरेक्शंस ऑफ गॉड कॉन्स्टिट्यूट शरीयत, और ईश्वर के उन्हीं निर्देशों को शरीयत माना गया है। अब इसके बाद आगे आते हैं, फिक का मतलब क्या है? फिक सिग्निफाइज लॉ इन मॉडर्न सेंस। फिक को फिक का मतलब होता है कि लॉ को जब हम मॉडर्न सेंस में देखते हैं उसका मतलब क्या होता है? फिक होता है। In absence of any direction by God for regulating human conduct, or in absence of traditions of prophet, the point is decided by human reasoning and exercise of human knowledge। अगर मान लीजिए किसी चीज में ईश्वर के निर्देश का एब्सेंस है, नहीं है, ठीक है, कि किस प्रकार से ह्यूमन कंडक्ट को रेगुलेट किया जाए, या फिर प्रॉफिट के ट्रेडिशंस को के एब्सेंस में किस प्रकार से हम ह्यूमन कंडक्ट को रेगुलेट करें, तो उस चीज में जो पॉइंट डिसाइड किया जाएगा वो ह्यूमन रीजनिंग और ह्यूमन नॉलेज को एक्सरसाइज करके डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, मतलब अगर ईश्वर के डायरेक्शंस भी नहीं है ह्यूमन कंडक्ट से संबंधित, प्लस प्रॉफिट के ट्रेडिशंस भी नहीं है, तो उस केस में हमें ह्यूमन रीजनिंग लगानी पड़ेगी, अपनी स्वयं की रीजनिंग लगानी पड़ेगी, ह्यूमन नॉलेज लगाना पड़ेगा, और उससे बोला जाएगा टेक्निकली फिक्स। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट। तो दो प्रकार के सोर्सेज होते हैं, प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज। तो सबसे पहले आते हैं प्राइमरी सोर्सेज में। प्राइमरी सोर्सेज में कैसे आता है? कुरान, सुन्ना, हदीस, इजमा, कियास। तो सुन्ना और हदीस एक ही चीज है। और सेकेंडरी सोर्सेज में आते हैं हमारे कस्टम्स, जिन्हें उर्फ भी कहा जाता है, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, लेजिस्लेशन और जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। तो ये सारे हमारे सोर्सेज हैं। अब इनको देखते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। सो कुरान फर्स्टली इज रेवलेशंस ऑफ गॉड मेड टू प्रॉफिट। ठीक है, ईश्वर द्वारा किए गए जो भी रेवलेशंस हैं वो क्या है? दैट इज कुरान। इट इज ऑफ
डिवाइन ओरिजिन एंड इट इज द फर्स्ट सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। ये डिवाइन ओरिजिन का है और इसे फर्स्ट सोर्स माना जाता है मुस्लिम लॉ का इन पॉइंट ऑफ टाइम एंड एज वेल एज इम्पोर्टेंस। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस किसे मानी जाती है? कुरान में। दैट्स व्हाई इट इज इन प्राइमरी सोर्स, राइट। उसके बाद दूसरा आता है हमारा सुन्ना या हदीस। तो सुन्ना या हदीस क्या है? इट मीन्स ट्रेडिशंस ऑफ प्रॉफिट। जो प्रॉफिट मोहम्मद के ट्रेडिशंस थे, उन्होंने किस प्रकार का एक्ट किया, उनके क्या बिलीफ थे, ट्रेडिशंस थे, वो है आपके सुन्ना या हदीस। इट इज इम्प्लाइड रिवोल्यूशंस इन सेइंग्स एंड एक्शंस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ये इम्प्लाइड रिवोल्यूशंस और सेइंग्स है प्रॉफिट के। फिर इसके बाद आता है इजमा। इज्मा का मतलब क्या होता है? इट मीन्स कंसेंसस और ओपिनियंस ऑफ ज्यूरिस्ट। इज्मा का मतलब होता है जो भी ज्यूरिस्ट है उनका जो भी ओपिनियन है किसी पॉइंट ऑफ लॉ पर, या अगर कोई भी कुरान या सुन्ना का नियम नहीं है, देयर इज एब्सेंस ऑफ एनी रूल, तो फिर उस केस में जो ज्यूरिस्ट का ओपिनियन है या जो उनका कंसेंस है, कंसेंसस है जो भी उनका, उसके अनुसार डिसीजन लिया जाएगा। दैट इज इज्मा। एंड कियास क्या है? It is called analogical deductions. If there is any problem on which Quran, Sunnah or Ijma are silent, then the analogical deductions are applied to ascertain the law. अगर मान लीजिए कोई ऐसा भी पॉइंट ऑफ लॉ है जिस पर ना कुरान ने कुछ बोला है, ना सुन्ना ने कुछ बोला है, ना इजमा ने कुछ बोला है, सभी साइलेंट है, तो फिर जो भी एनालॉजिकल डिडक्शंस आएंगे वो अप्लाई किए जाएंगे एसरटेन करने को लॉ के लिए, और उसे बोला जाता है कियास। ठीक है, तो एक बार रिवाइज करते हैं। कुरान क्या है? रेवल्यूशन ऑफ गॉड है, जो कि प्रॉफिट को गॉड ने बताई थी। सुन्ना या हदीस क्या है? ट्रेडिशंस ऑफ प्रॉफिट है। इजमा क्या है? कंसेंसस और ओपिनियंस ऑफ ज्यूरिस्ट है। एंड कियास क्या है? जब तीनों चीजें साइलेंट हो, कुरान, सुन्ना और इजमा, तो उस केस में एनालॉजिकल डिडक्शंस को लगाया जाता है और उसे बोला जाता है कियास। ठीक है, तो यहाँ तक थे हमारे प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ में। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके स्कूल्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें सुन्नी और शिया सेक्ट समझने होंगे। आपको मालूम होगा कि इस्लाम में दो सेक्ट्स हैं, सुन्नी एंड शिया सेक्ट्स। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है उसे हम थोड़ा सा समझते हैं। So, the division between the Sunni and Shia sects happened due to dispute concerning the question of succession after the death of Prophet. जब प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ हुई तो एक डिस्प्यूट अराइज हुआ कि कौन सक्सेसर रहेगा उनका। अब इसमें क्या डिफरेंस था वो देखते हैं। सुन्नी सेक्ट, इस सेक्ट का कहना ये था कि इन्हें कौन होगा सक्सेसर ये डिसाइड करने के लिए इलेक्शन मेथड का यूज करना चाहिए। सुन्नी सेक्ट का कहना ये था कि प्रॉफिट मोहम्मद का सक्सेसर कौन होगा ये डिसाइड करने के लिए हमें इलेक्शन करना चाहिए। और इस व्यू को एडवोकेट किसने किया, मतलब इसके पक्ष में किसने अपना बात कही, तो वो थी आयशा बेगम, जो कि यंगेस्ट वाइफ थी प्रॉफिट मोहम्मद की। तो इलेक्शंस हुए और अबू बकर को इलेक्ट किया गया और वो फर्स्ट कैलिफ बनते हैं हमारे प्रॉफिट मोहम्मद की। लेकिन जो शिया सेक्ट था, शिया सेक्ट का कहना ये था, जो कि माइनॉरिटी में था, उनका ये बिलीव था कि इलेक्शन सही suitable मेथड नहीं है, that elections are not the suitable method and it emphasized on the spiritual leadership of prophet। क्योंकि ये एक spiritual leadership of prophet के सक्सेसर के बारे में हमें डिसीजन लेना है, तो उनका मानना ये था कि क्वालिटी नोबिलिटी ऑफ ब्लड से नहीं आती, क्वालिटी नोबिलिटी ऑफ ब्लड से आती है। तो सक्सेसरशिप जो है वो इलेक्शन के थ्रू नहीं बल्कि नोबिलिटी ऑफ ब्लड के थ्रू आनी चाहिए। और इस व्यू को किसने एडवोकेट किया? फातिमा ने, जो कि प्रॉफिट मोहम्मद की डॉटर। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है, जो आयशा बेगम थी उन्होंने सुन्नी सेक्ट का क्या बोलते हैं समर्थन किया और उन्होंने बोला कि हाँ इलेक्शन के थ्रू होना चाहिए। बट शिया सेक्ट माइनॉरिटी में थे और उन्होंने ये बोला कि एक ऐसा स्पिरिचुअल पद है ये, तो इसके लिए हमें नोबिलिटी ऑफ ब्लड देखना चाहिए। और इस वजह से उन्होंने कहा कि हमें इलेक्शन ना करके ब्लड बेसिस पे नया सक्सेशन चुनना चाहिए, जिसको एडवोकेट किसने किया? फातिमा ने किया, जो कि डॉटर थी। और अली जो थे वो पहले इमाम अपॉइंट हो गए इसके बाद कॉन्सिक्वेंटली। ठीक है, तो यहाँ तक हमें शिया और सुन्नी सेक्ट के बीच बीच का डिस्प्यूट समझ में आया। अब हम उसके बाद आते हैं, एक मोताजिला सेक्ट भी था। ये डिफेक्टर्स थे शिया सेक्ट का। however they do not associate themselves with any of the above two sects। ये दोनों ही सेक्ट्स के साथ घुलते मिलते नहीं है। और ये 9th सेंचुरी एडी में इमर्ज हुए थे और इनको एस्टेब्लिश किया था अता अल जज़ल ने। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा, इसका नाम पूछा जा सकता है।
डिविजन की वजह से सेपरेशन ऑफ लीगल प्रिंसिपल्स भी हुए। मतलब आगे जाके हम देखेंगे कि किस प्रकार से इन दोनों सेक्ट्स के जो बीच का डिस्प्यूट है उसकी वजह से कुछ लीगल प्रिंसिपल्स भी हमारे डिफरेंट हो गए। अब इसके बाद आते हैं स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ में। तो सुन्नी स्कूल कौन कौन से हैं? आपका पहला स्कूल है हनाफी स्कूल। दूसरा स्कूल है पहला स्कूल है द हनाफी स्कूल जिसके फाउंडर कौन है? इमाम अबू हनीफा। दूसरा है द मालिकी स्कूल जिसके फाउंडर कौन है? इमाम मालिक इब्न अनस। तीसरा है द शफाई स्कूल जिसके फाउंडर है एश सफाई शफी। एंड लास्ट में है द हनाबली स्कूल जिसके फाउंडर है इब्न हनबल। ठीक है। अब हम आते हैं शिया स्कूल्स में। शिया स्कूल्स में तीन स्कूल्स हैं मोस्टली। सबसे पहला है द इतना अशरिया स्कूल और इमामिया स्कूल, जिसे दो डिवाइडेड इनटू टू सबसेक्ट्स, अखबारी एंड उसूली। दो सबसेक्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है अखबारी और उसूली। दूसरा है आपका द इस्माइलिया स्कूल और इसमें दो मेजर ग्रुप्स हैं, खोजस एंड बोहरा। ठीक है, तो इस्माइलिया में दो है, खोजस और बोहरा। और तीसरा है द जाविस स्कूल। तो दोनों में एक में चार स्कूल है सुन्नी वाले में, और शिया वाले में तीन है। ठीक है। Every Muslim who has attained puberty can change his sect of school and adopt another school. कोई भी मुस्लिम जिसने प्यूबर्टी अटेन कर ली हो वो अपना सेक्ट ऑफ स्कूल बदल सकता है और दूसरे स्कूल को अडॉप्ट कर सकता है। अब इसके बाद हम आते हैं हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक में जो सबसे ज्यादा टेक्निकल है और इसे याद करना थोड़ा सा मुश्किल है। सो दैट इज द थिंग। तो देखते हैं। सबसे पहले हम आते हैं मैरिज में। तो नेचर ऑफ मुस्लिम मैरिज कैसी होती है? मुस्लिम मैरिज देखते हैं। सबसे पहले आप ये याद रखिए कि दैट अंडर लॉ मुस्लिम लॉ मैरिज इज अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट फॉर लीगलाइजेशन ऑफ इंटरकोर्स एंड फॉर लेजिटिमाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। तो मुस्लिम लॉ में मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। और इसका उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन मोटिव बिहाइंड इट? लीगलाइजेशन ऑफ इंटरकोर्स है। ठीक है, इंटरकोर्स को लीगलाइज करना और बच्चों के बर्थ को लेजिटिमेशन प्रोवाइड करना। दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड द मेन मोटिव बिहाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज। ठीक है। अब मैरिज के बारे में कुछ ज्यूरिस्ट लोगों की क्या व्यूज हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले जस्टिस महमूद ने कहा कि मुस्लिम मैरिज इज नॉट अ सेक्रामेंट बाय बट प्योरली अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट। इसे सेक्रामेंट नहीं माना गया है। जैसे हिंदू लॉ में हम देखेंगे कि मैरिज इज अ सेक्रामेंट, बट मुस्लिम लॉ में इट इज प्योरली अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट। अकॉर्डिंग टू हेरिया मैरिज implies a particular contract used for purpose of legalizing children. हेडिया के अनुसार जो मैरिज है वो सिर्फ बच्चों के लीगलाइजेशन के लिए बनाई गई। उसके बाद अब्दुल रहीम हैज टर्म्ड मैरिज इन द नेचर ऑफ इबादत, डिवोशनल एक्ट एंड मुआमलत डीलिंग्स अमंग men। तो अब्दुल रहीम के अनुसार मैरिज क्या है? एक इबादत का एक्ट है और एक मुआमलत है। इसके बाद as far as social aspect of marriage is concerned, nikah is a well-established social institution which confers a dignified status upon a woman। ठीक है। तो जहां तक सोशल एस्पेक्ट की बात है मैरिज की, तो मैरिज इज कंसर्न निकाह इज अ वेल एस्टेब्लिश्ड सोशल इंस्टीट्यूशन व्हिच कन्फर्स अ डिग्निफाइड स्टेटस अपॉन अ वुमन। वुमेन को एक डिग्निफाइड स्टेटस प्रदान करने के लिए मैरिज को एक बहुत बड़ा सोशल एस्पेक्ट माना गया है। मैरिज इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज रिलीजियस ड्यूटी। ठीक है, मैरिज को एक रिलीजियस ड्यूटी माना गया है। इट इज द सुन्नत ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, क्योंकि हमने क्या देखा? सुन्नत क्या थे? प्रॉफिट के रेडिशंस थे, तो इसे प्रॉफिट का एक सुन्नत भी माना गया है। अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट मैरिज इज माई सुन्ना, whosoever keeps away from it is not from me। ठीक है, तो प्रॉफिट मोहम्मद ने क्या कहा है कि मैरिज मेरा सुन्ना है और जो भी उससे दूर रहता है वो मुझसे वो रहेगा। ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ मैरिज। ऑब्जेक्ट ऑफ मैरिज क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ मैरिज इज टू फोल्ड ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं। पहला क्या है? लीगलाइजेशन ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। इसके लिए मैरिज की जाती है ताकि जो भी सेक्सुअल रिलेशनशिप है उसे एक लीगल स्टेटस दिया जा सके। एंड फॉर लीगलाइजेशन ऑफ जनरेशंस, यानी कि चिल्ड्रन जो भी होती है उनको एक लीगल पहचान दी जा सके। उसके बाद एसेंशियल्स क्या है? एसेंशियल्स है पार्टीज competent होनी चाहिए, कंसेंट ऑफ पार्टीज और their guardian must be free, formalities and ceremonies must be duly completed, there must be not any prohibition or impediment। इसका मतलब क्या होगा?
कि जो पार्टीज हैं, जैसे हमने देखा है कॉन्ट्रैक्ट पड़ा हुआ है, उसमें हम देखते हैं कि जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य हो सकती हैं, कंसेंट फ्री होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है वो जरूरी होती हैं एक वैलिड मैरिज के लिए। अब कंपिटेंस ऑफ पार्टीज का मतलब यहाँ पे